नमस्कार बच्चों हमने पिछले वीडियो में राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा करी थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जो सरकारी परियोजनाएं योजनाएं या सरकार ने किस नीति को अपनाया है अकाल व सूखे से निपटने के लिए, उस नीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, राजस्थान में अकाल की समस्या एक अल्पकालीन समस्या नहीं है बल्कि एक दीर्घकालीन समस्या है। अतः इस समस्या का स्थायी हल तो दीर्घकाल में ही संभव हो सकता है। फिर भी राज्य सरकार ने इसके हल के लिए कई प्रयास किए हैं, भूतकाल में भी किए हैं और वर्तमान में भी जा रहे हैं। यदि हम अल्पकालीन नीति की बात करें राज्य सरकार की, तो अकाल राहत कार्य राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष चलाती है और निरंतर चलते हैं ये कार्य। अकाल की समस्या को हल करने के संबंध में राज्य सरकार की मुख्य नीति राहत कार्य चालू करने की रही है। इसके लिए केंद्र से वित्तीय सहायता देने की मांग की जाती है। वित्तीय साधनों के आधार पर भू संरक्षण, सड़क निर्माण, पाठशाला व औषधालय निर्माण, सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण, तालाबों व अन्य सिंचाई के साधनों के निर्माण व उनकी मरम्मत तथा रख रखाव एवं जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध किया जा सके तथा पशुओं को भी पीने का पानी मिल सके। इसके अलावा चारे की उपलब्धि बढ़ाने जैसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ताकि लोगों को रोजगार व आमदनी मिल सके एवं साथ में उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सके। जो प्रमुख कार्यक्रम राज्य में चल रहे हैं, इन्हें उनकी चर्चा हम करते हैं। राज्य में विशिष्ट योजना संगठन यानी कि स्पेशल स्कीम्स ऑर्गेनाइजेशन SSO की स्थापना 1971 में की गई थी। इसकी तरफ से विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, लघु व सीमांत कृषक वृहत कार्यक्रम तथा ऊर्जा व जल बचत सिंचाई योजना आदि। इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोगों को लाभ पहुंचा है, लेकिन इनमें से सूखा संभावित कार्यक्रम व मरु विकास कार्यक्रम का अकाल की समस्या से सीधा संबंध होता है। इन पर हम अभी आगे चर्चा करते हैं। सूखा संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से प्रारंभ किया गया था। इससे रोजगार व आय में वृद्धि होती है एवं सूखे के प्रभाव को कम करना संभव होता है। प्रारंभ में ये कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों तथा बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले क्षेत्र में लागू किया था। 1974-75 से 1978-89 तक इसके व्यय का 2/3 अंश केंद्रीय सरकार तथा 1/3 अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया था। 1979-80 में 50-50% भार दोनों सरकारों के द्वारा वहन किया गया। 1 अप्रैल 1999 से केंद्र का अंश 75% तथा राज्य का अंश 25% किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भू संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण व चारागाह विकास के कार्य संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में ये कार्यक्रम 11 जिलों के 32 विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है। दूसरा जो प्रमुख कार्य अकाल व सूखा के लिए राजस्थान में चलता है सरकारी कार्यक्रम, वो है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। DDP 1977-78 से केंद्र सरकार की 100% सहायता से यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। 1979-80 से केंद्र व राज्य इसमें से 50-50% व्यय करने लगे। 1985-86 से पुनः इसका संपूर्ण व्यय भार केंद्र द्वारा वहन किया जाने लगा। यह कार्यक्रम 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अप्रैल 1999 के नए प्रोजेक्टों के लिए केंद्र का अंश 75% व राज्य का 25% रखा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, मरुस्थलीय वन, भू जल चारा विकास, पशु जल सप्लाई व ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्यक्रम चलाए आते हैं। DDP व DDP कॉम्बैटिंग के अंतर्गत सरकार द्वारा बाह्य संस्थानों से वित्तीय सहायता लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें इजराइल से तकनीकी सहयोग लाने का प्रयास प्रमुख माना जाता है। बच्चों, ये प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि कौन सा देश जो है राजस्थान के अकाल व सूखा कार्यक्रमों में सहायता दे रहा है, तो इसका उत्तर इजराइल है। ये आप अपने दिमाग में कहीं नोट करके रखिएगा। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए जो दीर्घकालीन नीति राजस्थान में अपनाई गई है, वह निम्न प्रकार से है
पहला, क्योंकि जो अल्पकालीन ये कार्यक्रम है इनसे रोजगार तो दिया जाता है, जैसा हमने पहले भी चर्चा करी, रोजगार दिया जाता है, लोगों को पैसा प्राप्त होता है, एटलीस्ट कम से कम लोग भूखे नहीं मरते हैं। परंतु राजस्थान में आवश्यकता है दीर्घकालीन पॉलिसी की, जिससे हम अकाल व सूखे की स्थिति से कुछ हद तक ठीक से निपट सकें। ये स्थिति आए ही नहीं, इस तरह का इनिशिएटिव लेने की राजस्थान में आवश्यकता है। पहली जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था। सिंचाई के विस्तार से ही अकाल पर विजय प्राप्त की जा सकती है तथा कृषिगत उत्पादन की अस्थिरता कम की जा सकती है। राज्य में भूजल विकास की संभावनाओं का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को प्रत्येक दृष्टि से शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए, जैसे नहर के दूसरे चरण के संशोधित कार्य को पूरा करना, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करना तथा अन्य कार्य पूरे करने, ताकि उनका लाभ आम आदमी तक शीघ्र पहुंच सके। इसके लिए प्रशासन को सुदृढ़ करना होगा। इंदिरा गांधी नहर से होने वाले लाभों के संबंध में स्वर्गीय अमृत नाटा का मत था कि इसमें अकाल का स्थायी हल निकल सकता है, बशर्ते कि इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पशुपालन, फलों के वृक्ष, फूलों तथा सब्जी का विकास कार्य किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में कृषि का विकास करना उपयुक्त नहीं होगा। उनका मत था कि इंदिरा गांधी नहर प्रदेश में पशुपालन, बागवानी, उद्योग धंधों व दस्तकारियों का विकास किया जाए तो वे कृषि के मुकाबले ज़्यादा आर्थिक लाभ दे सकते हैं और इस प्रदेश के लोगों को अधिक रोजगार मिल सकता है तथा उनकी आमदनी बढ़ सकती है। देखिए अब कितना अच्छी बात कही है अमृत नाटा ने कि कृषि में जितने सिंचाई की आवश्यकता है, जितने जल की आवश्यकता है, उससे कम जल से यदि हम और उद्योग धंधा करें, फूल, सब्जी, फल उगाएं, तो कृषकों को अधिक लाभ होगा। दस्तकारी या दूसरे छोटे उद्योग धंधे हम अगर वहाँ अपन पाएंगे तो अधिक लाभ होगा, जिनमें जल की उतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। तो यदि हम इस क्षेत्र में कार्य करें तो निश्चित तौर से अकाल व सूखे की समस्या से निपटा जा सकता है। सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात सिंचित क्षेत्रों में जल की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि सिंचाई के सर्वोत्तम लाभ प्राप्त किए जा सकें। पानी के निकास की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए ताकि पानी के रुकने से क्षार युक्त भूमि की व्यवस्था उत्पन्न ना हो। जल का वितरण सही ढंग से होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के कृषक ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। अर्थात यदि जल की व्यवस्था की गई है, चाहे वो कैनाल सिस्टम से हो, तो उसमें ये भी ध्यान देना है कि ये नहीं कि जल एक जगह इकट्ठा रहे, पानी के निकास की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो सेम की प्रॉब्लम खेतों में आ जाती है। अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय होना चाहिए। जो कार्यक्रम सरकार चलाती है, योजना में शामिल विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, सामान्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों, अकाल राहत कार्यक्रमों, पंचायत के विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों में परस्पर प्रभावपूर्ण तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में तेजी लाई जा सके। भविष्य में विकेंद्रित नियोजन को अपनाकर रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। इससे प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र का विकास होना चाहिए, अर्थात सभी कार्यक्रमों का समन्वय होने चाहिए। सरकार के सभी टायर जो है, पंचायत हैं, चाहे जिले की सरकार है, चाहे राज्य की, चाहे केंद्र की, इन सबको मिलकर अकाल दूर करने के कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो हो सकती है लूनी नदी के क्षेत्र का भी विकास किया जाना चाहिए। ये लूनी, जैसे हम जानते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी मानी जाती है। ये कच्छ की गाड़ी में गिरती है। यदि सिंचाई, वृक्षारोपण, भू संरक्षण व गाँवों में सड़क व भवन निर्माण के कार्यों को सफल बनाया जा सका तो राजस्थान में ग्रामीण जनता की खुशहाली बढ़ सकती है। जूनी जल ग्रहण विकास हेतु अलग से एक योजना तैयार की जा रही है। पूर्व में लूनी घाटी परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की स्कीम FW जर्मन मिशन की वित्तीय सहायता के लिए भेजी गई थी। अब समय आ गया है कि हम जिला व खंड स्तर पर विकास के विभिन्न स्पष्ट, व्यवहारिक व लाभकारी कार्यक्रम संचालित करके राज्य के विभिन्न प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को अकाल से मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यापक ग्रामीण जन सहयोग की शर्त भी स्वीकार करनी होगी।
अकाल राहत केंद्रों में मजदूरों की उपस्थिति के मास्टर रोल ठीक से बनाए जाने चाहिए। उनमें मनमाने नाम पर रकम हड़पने से समाज को कोई लाभ नहीं हो सकता। अकाल राहत कार्यों में स्कूल, डिस्पेंसरी, सड़क आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। राहत केंद्रों की व्यवस्था में सुधार करने से लोगों की रोजी रोटी की समस्या का एक हल हो सकता है। इसलिए अकाल राहत कार्यों में प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाई जानी चाहिए। मरु क्षेत्र में बालू के टीलों का स्थिरीकरण होना चाहिए। इसके लिए कूचा लगाना चाहिए जो मिट्टी को उड़ने से रोकता है। चारे के वृक्षों जैसे खेजड़े का वृक्षारोपण करना चाहिए। खेजड़ी को हम जानते हैं कि राजस्थान में कल्पतरू कहा जाता है। इसकी लौंग, सांगरी व लकड़ी बहुत काम की होती है। बेर की झाड़ी बेर का फल पशुओं के लिए पाला व बाढ़ के कांटे देती है। रोहिड़ा वृक्ष भी टिम्बर की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मोठ व ग्वार के पत्तों का चारा बनता है। अतः अब ऐसी विधियां निकाली गई हैं जिनमें हम मरुस्थल में शीघ्र व कम व्यय से पेड़ों व चारागाहों का विकास करके अकाल व सूखे की दीर्घकालीन समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगले उपाय की यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यकलापों के विस्तार की नितांत आवश्यकता है। गाँव में कुटीर व लघु उद्योगों का विकास करना भी अकालों का सामना करने की दीर्घकालीन नीति के अंतर्गत लाया जा सकता है। इससे ग्रामीण जनता की आमदनी में स्थिरता व सुनिश्चितता आती है, जिससे वे अकाल की भीषण स्थिति में भी अपने कार्यों को जारी रख सकते हैं। यदि लोग सदैव कृषि पर निर्भर करते हैं अथवा बेरोजगार रहते हैं तो उनकी अकालों का सामना करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषिगत कार्यों में रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए। राजस्थान में लघु पैमाने पर खनन उद्योग, खनिज पदार्थ आधारित उद्योग, हथकरघा, विविध ग्रामीण उद्योगों तथा दस्तकारियों आदि का विकास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाना चाहिए। जिस सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यकलापों का विस्तार होगा, उस सीमा तक लोगों को अकाल व सूखे की दशाओं का सामना करने की आर्थिक व वित्तीय क्षमता भी बढ़ेगी। इस प्रकार अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपायों में उचित तालमेल स्थापित करके सूखे की दशाओं का सामना किया जा सकता है। इस दिशा में अधिक सचेत व सजग रहने की आवश्यकता है। यदि वित्त आयोग की बात करें तो प्रत्येक वित्त आयोग जो है उसमें राजस्थान को अकाल व सूखे के लिए एक विशेष दर्जा भी पहले मिला रहा, अब वो दर्जा हालांकि हट गया है, पर उसके तहत एक विशेष राशि राजस्थान को हमेशा मिलती रही है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो नवे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990-95 के 5 वर्षों में अकाल राहत कार्यों के लिए राज्य को भारत सरकार से कुल 465 करोड़ रुपए उपलब्ध किया गया और जो है शेष 25% स्वयं राज्य सरकार को देना पड़ा था। 10वें वित्त आयोग के 1995-2000 की अवधि में विपदा राहत कोष के तहत राजस्थान को 706.89 करोड़ रुपए दिए गए थे। राज्य के लिए कुल कोष 945.52 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसका 75% केंद्र द्वारा तथा 25% राज्य द्वारा वहन किया गया था। एक राष्ट्रीय विपदा राहत कोष 700 करोड़ रुपए का अलग से बनाया गया था, जिसमें प्रारंभिक राशि 200 करोड़ रुपए रखी गई। इस राशि का उपयोग अधिक तीव्र किस्म की प्राकृतिक विपदा की स्थिति का मुकाबला करने के लिए किया गया था। 12वें वित्त आयोग ने आपदा राहत के अंतर्गत 2005 से 10 के लिए आपदा राहत कोष के लिए कुल 16,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 17,722.50 करोड़ रुपए रखा गया था, जो कुल प्रस्तावित आपदा राहत का 10.8% था। 12वें वित्त आयोग ने आपदा राहत में राजस्थान का अंश सर्वाधिक रखा था। 13वें वित्त आयोग द्वारा विपदा राहत क्षमता निर्माण सहित के लिए अनुदान की व्यवस्था 2010-15 में, ये 13वां वित्त आयोग डॉक्टर विजय केलकर की अध्यक्षता में हुआ था। तो डिजास्टर रिलीफ इंक्लूडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग अर्थात क्षमता निर्माण सहित जो है 2010-15 की अवधि के लिए सहायतार्थ अनुदानों की कुल राशि जो स्वीकृत की गई थी 28 राज्यों के लिए, वो थी 26,373 करोड़ रुपए, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 2,519.3 करोड़ रुपए किया गया, जो कि लगभग 9.55% था। 14वें वित्त आयोग ने 2015 से 20 की अवधि के लिए राज्य आपदा राहत कोष के लिए 6,094 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें केंद्र के अंश है 5,484 करोड़ रुपए व राज्य का अंश है 609 करोड़ रुपए।
6,094 करोड़ रुपए की राशि 29 जिलों को कुल स्वीकृत राशि 61,209 करोड़ रुपए का 9.95 अंश दिया गया है। अर्थात अगर फाइनेंशियली अपन बात करें, पैसों की बात करें, तो बहुत कमी नहीं है राजस्थान में। वित्त आयोगों द्वारा केंद्र सरकार से एक सब्सटेंशियल अमाउंट प्रत्येक वर्ष प्रत्येक आयोग में दिया गया है। आवश्यकता है एक राजनीतिक और सामाजिक चेतना की कि बिना भ्रष्टाचार के यदि हम प्रयत्न करें तो अकाल व सूखे की समस्या से राजस्थान में निश्चित तौर पर लड़ा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों।